आज के डेट में बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं रहता है कि अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़े। बहुत लोग सीए जो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-25% लोग ही सीए आगे बढ़ पाते हैं। जो सीए नहीं बन पाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अंधकार में चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि नेक्स्ट क्या करना है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका 60% मार्क्स भी हैं 12th में, देन आल्सो यू कैन डू द सीए। ओवरऑल कितना आप मैनेज करते हो एमएफ में? देखो ओवरऑल मैंने 5-6 मंथ्स में 5 CR का पोर्टफोलियो वी आर मैनेजिंग। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप जहाँ पे आज आप मतलब करोड़ों के फंड्स मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आज आप खुद का अपने नेटवर्क बताया 2 से 3 करोड़ है, सीए बनने के बाद क्या लाइफ हो जाती है? मतलब क्या देखो डिफरेंस क्या हुआ फिर? सीए बनने के बाद ना लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। Okay. जो बंदा आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता वही बंदा आपको सीए साहब बोलने लग जाता है। दीपक सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी सीए कर रहा है या जो सीए कर चुके हैं उन दोनों के लिए पॉडकास्ट बहुत जरूरी है। बिकॉज जब सीए आप कर रहे थे तो आपने क्या स्ट्रगल झेले, कैसे किए वो आपने बताया, बट क्योंकि सीए के प्रैक्टिस में आई एम श्योर आपको भी पता है पैसा नहीं है। स्किल्स है लोगों के। मेरे पास मेरे ऑफिस में आज के टाइम 12th पास बच्चे आ रहे हैं। सो आई आस्क देम व्हाई यू डू नॉट वांट टू डू द बीकॉम एंड सर मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, तो उसके लिए मुझे बीकॉम की जरूरत ही नहीं है। अमेजिंग सर मुझे तो एक्सेल सीखना है, तो मेरे को डिजिटल जरूरत ही नहीं है मुझे। बात तो कि आप सीए बने, मेरे को लग रहा है जितना आपने उस डिग्री से पैसा नहीं कमाया उतना तो आपने स्किल से आप अपना वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हो। आप देखो कि मेरे इतने सारे काम हो गए हैं जो मैं चैट जीपीटी से कराने लग गया हूँ। क्या बात है। मैं बहुत सारी चीज चैट जीपीटी से करता हूँ आज के टाइम। इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया या मेडिक्लेम हो गया, हम सब में एक कंफ्यूजन रहता है। आज के जो हमारे गेस्ट है सीए दीपक गुप्ता जी, जिनके साथ हमने बात किया सीए क्रैक करने की पहले की लाइफ क्या होती है, सीए के बाद कैसी लाइफ होती है, कैसे एक सीए पैसे कमा सकता है, प्लस कैसे एक स्किल्स उन्होंने उनको हेल्प किया अच्छे पैसे कमाने के लिए, और आज वो करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। पॉडकास्ट को शुरुआत करने के पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, ताकि हम ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाते रहे। दीपक सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू देवन। दीपक सर, आप एक सीए रह चुके हो, आपने अपना जॉब किया, जॉब से आज आप म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हो और खुद का भी आपका फंड है, पर्सनल फंड है, फैमिली का फंड भी है। सर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक मैं आपको पूछना चाहूँगा, आज के डेट में बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं रहता है कि अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़े। बहुत लोग सीए जो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-25% लोग ही सीए आगे बढ़ पाते हैं और उसके बाद लोग नहीं बढ़ पाते। जो सीए नहीं बन पाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अंधकार में चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि नेक्स्ट क्या करना है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल सीए रह चुके हैं, आपके हिसाब से क्या वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जब भी कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या सीए के फील्ड में आगे बढ़ रहा है? तो देखो सबसे ज़रूरी तो है डेडिकेशन। मैंने देखा कि आज के टाइम पे ना डेडिकेशन नहीं है बच्चों के अंदर। हमारे टाइम में होता था कि एक तो फ़ोन इतने थे नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, एंड थे भी तो हमारे फ़ोन बंद रहते थे पूरे टाइम पे। एंड दिन में हाफ एन आवर के लिए हम फ़ोन को ऑन करते थे, जस्ट टू चेक कि कोई मैसेज आया, किसी की मिस कॉल आई, एंड 1 घंटा हमने फिक्स कर रहा था कि किसी से बात करनी है तो इसी टाइम में हम बात करेंगे। आज के टाइम में 24 घंटे तो फ़ोन चलता रहता है बच्चों का। डेडिकेशन लेवल बिल्कुल गिर चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। सो स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना है कि भैया लाइफ में क्या चाहिए। अभी आपको 4-5 साल मौज चाहिए या फिर लाइफ टाइम आपको मौज करनी है, लाइफ टाइम आपको मजे करने। अगर आप अपने 5 साल अभी डेडिकेटली अपनी स्टडीज़ को दे दोगे तो उसके बाद ज़िंदगी भर आपको कमाना ही कमाना है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ उनको बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि भैया आज के टाइम पे मेरे को मेरी पढ़ाई करनी है, माई स्टडीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंस स्टडीज इज ओवर, उसके बाद आप कुछ भी करो, आपको कोई नहीं बोलेगा। आपकी सीए की जर्नी कैसे रही? अगर मैं आपको पूछूं कि आज हमारी ऑडियंस जो आज यहाँ से अपने एसआईपी के बारे में जानकारी लेके जाएगी, कैसे पैसे कमाए जाते हैं आज वो जान के लेके जाएगी, तो लोग फर्स्ट प्लेस पे दीपक सर को क्यों सुने? दीपक सर कौन है? दीपक गुप्ता सर कौन है? दीपक गुप्ता सर एक वो बंदा है जिसके 10th में अगर मैं बोलूँ 60% मार्क्स थे, 12th में 67% मार्क्स थे, एंड लोगों को लगता था कि ये बंदा सीए नहीं कर सकता। सो लोगों का ये वहम था कि सीए करने के लिए आपको 80%, 90%, 95% मार्क्स ही चाहिए होंगे, वही बंदा सीए कर सकता है। अदरवाइज सीए एक एवरेज बंदे की बस की नहीं है। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी।
सो मेरे सीए की जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरे अंकल जो कि मैंने आपको बताया था बॉम्बे में रहते हैं, ही इज़ आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ आल्सो वेरी वेल नोन पर्सन। सो मैं को उनको देखता था कि भाई ही सीए तो मैं भी सीए करता हूँ, एंड उन्हीं के देख रेख में मैं सीए करी। सो आई हैड हिज गाइडेंस, कंटिन्यूसली मुझे बताते रहते थे कि किस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है। सो बट आजकल के बच्चे के सुनते नहीं है। आप उनको गाइडेंस देते हो, दे विल नॉट टेक इट, दे विल टेक इट एज अ बर्डन। ठीक है, उनको लगेगा कि यार ये लोग हमें क्या बताएंगे, आज के टाइम तो चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट दे आर बेसिक्स, बेसिक्स अभी भी सेम है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ो, टाइम दो, टाइम टेबल बनाओ, वो नहीं करते हैं। मेरे टाइम में लोगों को लगता था, जब मैं मुंबई आ गया था तो मेरी क्योंकि बॉम्बे में क्या है ना कि कॉलेजेस मॉर्निंग में होते हैं, 7 to 11 कॉलेजेस हो जाता है, एंड उसके बाद हमारी सीए की क्लासेस होती थी। बट दिल्ली में थोड़ा अलग सिस्टम हो जाता है, दिल्ली में पूरे दिन कॉलेज चलते, तो मेरी बीकॉम एंड मेरी सीए साथ साथ चल रही थी। तो देयर वर फ्यू पीपल दो यूज्ड टू से टू माय डैड कि यार आपका बेटा ना दोनों चीज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ द एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, आप उसको क्या तो बीकॉम छुड़वा दो या उसकी सीए छुड़वा दो। बट मैंने कहा नहीं, मैं दोनों कर लूंगा। तो मेरा साथ सिर्फ एक ही चीज़ थी, डेडिकेशन। मुझे ये था कि मेरे को करना है और करके नहीं निकलना है। उस टाइम पे मेरे 5 साल और कोई चीज़ पे ध्यान नहीं गया। मेरा ये ध्यान था कि भैया मेरे को सीए करनी है, उसके बाद देखेंगे जो कुछ करना है। नहीं, एकदम बात सही है। डेडिकेशन, टाइम टेबल, लगन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। Yes. अब आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, Yes. 60-67%, और उसके बाद सीधा आपने एक बड़ा जंप मारा। Yes. तो बीच में ऐसा क्या हुआ? या आपको पढ़ाई में बहुत मन लगता था? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये था कि मेरा ना 10th तक तो वैसे ही, बिकॉज मेरा पहले इंग्लिश मीडियम था, फिर हिंदी मीडियम आया, फिर दोबारा अगेन इंग्लिश मीडियम आया 10th तक। देन 10th तक मेरे को बड़ा ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं था, ऐसा था। बट बीइंग ए बनिया, बीइंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली, जब अकाउंटिंग आई कोर्स में, तब लगा यार कि, और इकोनॉमिक्स आई, तो ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ना मेरे ऊपर से जाती थी। इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे लगता था यार मेरे को करना ही नहीं है, तो वाई आई एम स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स। तो वो बड़ा बोरिंग लगता था मुझे 9th-10th की एजुकेशन में। को आज भी फिजिक्स के फॉर्मूले पूछोगे, केमिस्ट्री पूछोगे, नील बटे सन्नाटा। अच्छा, ठीक है। बट जब अकाउंटिंग आई ना, तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। जब इकोनॉमिक्स आई, तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि भैया अच्छा ऐसे ऐसे बुक्स बनती है, ऐसे आपकी अकाउंटिंग होती है। देन आई थिंक कि यार चलो ये कोर्स चीज आपकी, मतलब एक जो दिल पे लगी। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब देखो उस टाइम पे अगर आप मेरे से देखोगे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते थे। अगर आप कॉमर्स में हैं तो सीए वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, या एमबीए कर लो। एमबीए के लिए एक तो आपको पैसा अच्छा चाहिए, और दूसरा एमबीए करो ना किसी टॉप 20 इंस्टीट्यूट से करो, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज आप नीचे किसी छोटे इंस्टीट्यूट से कर लेते हो तो एवरेज सैलरी रह जाती है, कुछ ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहती है। और उस टाइम पे मैं देखता था कि होटल मैनेजमेंट, सीएस, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन। करेक्ट। आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन फ्रॉम हरियाणा। तो वहाँ पे कोई मुझे ये भी नहीं बता पाता था कि मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस है। बिकॉज फॉर मी, जो मैंने देखा कि मेरे आसपास सराउंडिंग में भैया कॉमर्स वाले बंदे क्या हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या एमबीए है। किसी ने नहीं बताया कि भैया होटल मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन है, कंपनी सेक्रेटरी भी एक ऑप्शन है, एलएलबी ऑप्शन है। सो दीज करियर ऑप्शंस वर नॉट अवेलेबल इन द स्मॉल टाउन। बेसिकली अर्जुन को क्या बोलते हो, मछली की आंख थी आपके लिए सीए, कि कुछ पता ही नहीं है, और करना तो सीए ही है, तो करना सीए। कितने अटेम्प्ट में आप फिर निकले सीए? अगर आप देखोगे मेरा फाइनल में मेरे को 3-4 अटेम्प्ट लगे। ठीक है, एंड इंटर में मेरे 2 अटेम्प्ट में हो गए थे, और फाउंडेशन मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया था। सो मेरे को बस यही था कि भैया एक बार करके निकलना है। और फाइनल में मेरे को थोड़ा सा लगा था कि यार थोड़ा टाइम लग रहा है, बट स्टिल आई थिंक 3 अटेम्प्ट्स में मेरे फाइनल में मेरा हो गया था फाइनल भी। सीए बनने के बाद क्या लाइफ हो जाती है, मतलब क्या देखो, डिफरेंस क्या हुआ फिर? सीए बनने के बाद ना लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। जो बंदा आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, वही बंदा आपको सीए साहब बोलने लग जाता है। ठीक है ना, आपके नाम से जो बंदा आपको बुलाता है, वो आपको नाम की जगह सीए साहब बोलने लग जाता है। सो जो छोटे टाउन्स में या आपके फैमिलीज में या और जगह देखोगे आप, तो एक बड़ा प्रेस्टिजियस डिग्री है। अगर आप कॉमर्स की रिस्पेक्ट आ गई, तो अब उसके बाद फिर यह कि जॉब हंट स्टार्ट हो गया, बिकॉज सीए बन गया तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जॉब करनी है। इजी था जॉब मिलना? जॉब मिलना नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हो, तो ऑब्वियसली जॉब मिलना डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, आपको मनचाही जॉब कैसी चाहिए वो उस टाइम भी मैं बता रहा हूँ क्लियर नहीं था। कि जैसे आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे जैसे स्किल्स की आप बात कर रहे हो, स्किल्स है लोगों के। मेरे पास, मेरे ऑफिस में आज के टाइम 12th पास बच्चे आ रहे हैं। They are past just 12th and they are coming to our office for learning and for doing the specialization. So I asked them why you do not want to do the BCom and all. Sir, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, तो उसके लिए मुझे BCom की जरूरत ही नहीं है। Amazing.
सर मुझे तो एक्सेल सीखना है, तो मेरे को डिजिटल बीकॉम जरूरत है जरूरत ही नहीं है B.Com मुझे। तो मैंने कहा ठीक है यार, हमारे टाइम तो उस टाइम हमने कोई सोचा ही नहीं था, मतलब और ना कि कोई बताने वाला ऐसा था कि भैया स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। True. आपने अगर एक चीज में स्किल ले ली, आपने आज के टाइम पे अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है ना। करेक्ट अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंस्ट्रूमेंट चलेगा, कैसे चलेगा, वीडियो कैसे बनना है, एडिटिंग कैसे होनी है। तो क्यों आपको एक लेंदी प्रोसेस से 4 साल पहले पढ़ाई में करो, फिर पढ़ाई के बाद आप यहाँ पे आओ, नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आज के डेट में डिग्रीज तो इरेलेवेंट होते जा रही है। ऑब्वियसली तो अगर किसी को महीने का 50,000 से लाख रुपए तक के जाना है इन 2 to 3 years, Yes. वो इजीली अगर कोई स्किल्स पे स्पेशलाइज कर रहा है any तो skills. कर लेता है। जैसे आपके जो बच्चे आपके ऑफिस मैं में बता आए रहा हूँ काम ना, करने आज के के लिए। टाइम पे मैं खुद ही बोलता हूँ, आज के टाइम पे डिग्री इज नॉट मैटरिंग। अगर आप बहुत अच्छी जगह से डिग्री ले रहे हो, जैसे सीए कर लिया आपने, एमबीए कर ली टॉप 20 इंस्टीट्यूट से इंडिया के, या आप इंडिया के बाहर से अब्रोड से एमबीए करके आ गए, ऑब्वियसली दैट मेक्स द डिफरेंस। बट अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कैलिबर नहीं है, आप एक स्किल पकड़ लो, चाहे वो आप एक्सेल पकड़ लो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पकड़ लो, चाहे आप कोई क्रिएटर बन जाओ, चाहे आप कोई टेक्निकल स्किल्स पकड़ लो, चाहे आप जावा प्रोग्रामिंग सीख लो, एनी काइंड ऑफ स्किल्स। बिकॉज आज के टाइम में ना इतना काम है इंडिया में। करेक्ट। आप देखो वेबसाइट्स डिजाइन इतनी हो रही है, सारी चीज़ तो ऑनलाइन जा रही है। तो वो जितनी भी चीज़ ऑनलाइन जा रही है, आपको एड रन करने के लिए भी एक स्किल चाहिए। एक स्किल चाहिए। फेसबुक एड रन करने का अलग स्किल चाहिए, गूगल एड्स रन करने का अलग स्किल चाहिए। तो इफ़ यू हैव द स्किल्स देन ऑब्वियसली यू कैन डू वंडर्स। 100%। करेक्ट। सो जब आप जॉब पे गए तो उस टाइम आप तो सीए बन चुके Obviously. थे, तो और सीए स्किल्स पे फोकस ना करके करिकुलम पे ज़्यादा फोकस करता है, बिकॉज एग्जाम क्लियर आउट करना है। तो ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम कंप्यूटर कोर्स भी करते रहे और सीए भी पढ़ते रहे, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आप फर्स्ट टाइम जॉब पे गए, क्या हुआ? क्या वहाँ पे जॉब इजी पड़ गई थी और आपका फर्स्ट पैकेज क्या था जब आप देखो, CA की तरफ जब गए मैं थे? फर्स्ट टाइम जॉब पे गया ना, मेरा फर्स्ट पैकेज अराउंड 3.5 लाख का था। बिकॉज दिल्ली में उस टाइम पे सीए को इतने ज़्यादा बहुत पैकेज नहीं मिलते थे। ठीक है, तो आई स्टार्टेड विद 3.5 लाख पैकेज, और उसके बाद आई स्टार्टेड इन अ कंपनी जिसमें मेरे को अकाउंट्स वगैरह एवरीथिंग आई वाज मैनेजिंग फॉर दैट कंपनी। ठीक है, तो ईजी जॉब मिल तो जाती है, बिकॉज सीएस में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जॉब मिलने के लिए। एंड उसके बाद मैंने उस कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। साइड बाय साइड मेरा एक पैशन था, बिफोर बिकमिंग द सीए मेरी एक वेबसाइट है स्टडी कैफे। ओके। सो as soon as I become the CA, और I would say that before becoming the CA, लास्ट ईयर जो मेरा फाइनल टाइम था, उससे पहले मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी स्टडी कैफे। ओके। तो मैं पैशनेट था उसके बारे में। मैं उस पर आर्टिकल्स लिखता था। आई यूज्ड टू राइट द फाइनेंस आर्टिकल्स जो मैं पढ़ रहा था सीएस में। मतलब सीए के रिलेटेड आपने वहाँ साथ पे साथ वो आर्टिकल्स लिखना प्लेटफॉर्म, चालू कर हाँ, दिया। ओके। क्योंकि मैं देखता था मार्केट में 1-2 प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे लोग अपने आर्टिकल कंट्रीब्यूट करते थे। अब मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों आर्टिकल कंट्रीब्यूट करूँ, वाई आई शुड राइट इट फॉर अदर्स, तो वाई डोंट आई क्रिएट इट माई ओन प्लेटफॉर्म। तो मैंने एक नाम ढूंढा, मतलब उस टाइम GoDaddy बहुत चलता नहीं था। हाँ, चलता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कैसे डोमेन ढूंढना। बट एक मेरा फ्रेंड था रॉबिन, उसने टेक्निकल थोड़ा सा, बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ वेरी गुड टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आई आस्क्ड हिम, तो उसने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे डोमेन ले ले। अब उस टाइम पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। हाँ, GoDaddy में क्रेडिट कार्ड डालना हाँ, और GoDaddy उस टाइम क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है। ये बात है 2010 की। ओके। हाँ। फिर आई वेंट टू माई फ्रेंड, आज दिन, क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी, तो मैंने कहा तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? बोला हाँ है। तो उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने मेरा फर्स्ट डोमेन परचेज करा था, और वो डोमेन के और इस साथ टाइम आप साथ, कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे? हाँ, उस But टाइम फिर भी आपने मैंने किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो मेरे को था कि भैया कुछ ना कुछ क्रिएट करना है मेरे को। सो आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स ऑन दैट वेबसाइट पैरेलली विद माय सीए एज वेल। एंड वंस जॉब स्टार्टेड, उसके बाद भी मेरा एक डेडिकेशन था कि मैं घर जाके ना 2 से 3 घंटे उस साइट को जरूर देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लॉग्स आप लिखते ब्लॉग्स थे? लिखता था मैं, और कुछ पैसे नहीं आ रहे थे, बट आप पैसे नहीं आ टाइम डाल रहे रहे थे? टाइम डाल रहे थे कि हाँ भैया लिखना है हमें, क्योंकि गूगल एड्स 2-3 बार रिजेक्ट हो गया था। एंड उस आज के टाइम में तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि गूगल एड रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या रीजंस है, क्या रीजन है? हाँ। उस टाइम गूगल बताता भी सही से नहीं था। आज भी गूगल नहीं बताता, लेकिन अगर आप वीडियोस देखोगे, आप किसी नॉन बंदे से पूछोगे जिसके पास एड्स रन हो रहे हैं, वो बता देगा कि ये मिस्टेक्स मत करो। उस टाइम को ये बताने वाला भी नहीं था कि क्या मिस्टेक्स करनी है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। बट मेरा गूगल एड रिजेक्ट हो रहा था, स्टिल आई वाज कंटिन्यूसली राइटिंग कि भैया चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन लिखना चालू रखो। हाँ, ट्रू। तो मेरी जॉब में मैं अगले दिन इंटरव्यू भी होता था, तब भी मैं 2 घंटे उस आर्टिकल को जरूर देते थे। आज उस स्टडी कैफे का क्या हाल है? देखो, आज अगर आप स्टडी कैफे देखो ना, स्टडी कैफे इज वेरी गुड ब्रांड नेम। उसमें वी आर आज भी है, आज एक बड़ा ब्रांड है वहाँ पे बना दिया। ऑन स्टडी कैफे डेली बेसिस वी आर गेटिंग द 4 लाख 5 लाख ट्रैफिक ऑन स्टडी। 5 लाख का ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है।
and there we are providing the educational information, all the exam information, job related information. We are doing the courses as well, skill courses. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्किल बहुत ज़रूरी है. मैं खुद एक्सेल सिखाया हूँ कोविड में. कोविड से पहले तक मैं नहीं कराता था बिकॉज मेरे को ये था कि क्या जरूरत है, लेकिन कोविड में बिकॉज सब लोग खाली थे तो आई रियलाइज कि यार एक्सेल तो मुझे आता है. करेक्ट. ठीक है ना, तो आपका एक्सपर्टीज है. हमने कंपनीज में यही सीखा है, एक्सेल चलाना ही तो सीखा है सीए बनने के बाद. तो मैं सेशन लेता हूँ, फिर मैंने वो सेशन लिया. इन दैट सेशन कोविड में मेरे पास उस सेशन में 5,000 to 6,000 रजिस्ट्रेशन आए. वाओ. एंड आई वॉज अमेज्ड कि यार, बट ये भी डर भी लग रहा था कि यार 6,000 लोग आ गए हैं, पता नहीं फर्स्ट सेशन है कैसा जाएगा नहीं जाएगा. अब उसके बाद वो सेशन लेने का लोगों ने 3 दिन का कोर्स था, लोगों ने बोला इसको 5 दिन करो. वो वी एक्सटेंडेड टू द 5 days. और उसके बाद फिर मैंने खुद ने ही ये सारे कोर्सेज कराना स्टार्ट कर दिए. चैट जीपीटी का भी मैं कराता हूँ खुद भी. एंड मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भैया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, चेंज हो जाओ. अगर चेंज नहीं होगे ना टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ, स्किल के साथ, देन आप कुछ नहीं कर पाओगे. 100%. अगर क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम ग्रो करते जा रहे हैं, इंडिया इतना तेजी से ग्रो कर रही है, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है. जो एक्सेल आपको 4 साल पहले आता था, आज उस एक्सेल में भी इतने अपडेट आ चुके हैं. तो अगर आप चेंज नहीं होंगे तो जॉब वाला आपको चेंज कर देगा. मैं तो खुद ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार जॉब में लोग 2010 का एक्सेल लेके बैठे हैं. अब 2020 का और 22 का एक्सेल देखो, 1 सेकंड में क्लिक कर दे तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस आ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जिसको करने में आपको हाफ एन आवर का टाइम लगता था वो 2 मिनट हो जाती है. 2 मिनट में हो जाता है. अब लोग कहते हैं यार अपडेट नहीं. मैंने कहा यार पैसा तो खर्चना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी अभी भी माइंडसेट वही चल रहा है इंडस्ट्री में कि भैया पायरेटेड एक्सेल ले लिया किसी साइबर कैफे के पास जाके, या किसी से डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल करवा लिया. करेक्ट. अब वो एक्सेल में सारी चीज थोड़ी मिलेगी. जब पैसा फेंकोगे तो आप मजे लोगे चीज का. एग्जैक्टली. और उसके बाद सर उसी चीज से आप टाइम बचा रहे हो अपना. टाइम बचा रहे हो अपना. चैट जीपीटी से इतना टाइम बचा है मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे. मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ. मेरी वेबसाइट पे कुछ ग्लिच आया था फॉर सम रीजंस, देयर वाज सम ग्लिच. अब वो ग्लिच ठीक करने के लिए हमारे पास 40 देयर वर अराउंड 10,000 इमेजेस हमारी वेबसाइट पे होती है. वो डुप्लीकेट बनने लग गई थी फॉर एनी सॉफ्टवेयर. तो सर्वर आपका हैवी होता जाएगा और कॉस्ट बढ़ते जाएगा. अब वो 1 मंथ का नहीं हुआ, जिस मंथ में वो प्लगइन इंस्टॉल कर रहा, मेरे प्रीवियस 10 साल की भी वो इमेजेस सारी क्रिएट हो गई. सो 1 इमेजेस इनटू में 3, 4, 5 इमेजेस क्रिएट हो गए. और ये भी फिक्स नहीं था कि सिमिलर इमेज हो रही है या फिर कैसा हो रहा है. आई हैड डिस्कशन विद माय डेवलपर, तो ही सेड पहले तो मैं आइडेंटिफाई नहीं हुआ, देन मैंने डेटा को एक्सेल पे लिया. ठीक है, अब आप देखो स्किल और एक्सेल. सर्वर का इशू, मैंने डेटा को मैंने बोला एक्सेल पे दो, आप मेरे को डेटा दे दो मेरे को. मैंने वो फोल्डर को एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया. अब उस फोल्डर को एक्सेल में इंपोर्ट कर, मेरे पास सारी फाइल्स की वो आ गई सामने. अब मैंने देखा, मैंने कहा यार एक फाइल नेम 3 बार आ रहा है, किसी के नाम पे 728 इंटू में कुछ लिखा है, किसी के नाम के आगे ऐसा कुछ लिखा. मैंने कॉल करा डेवलपर, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे फाइल्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे ये हो रहा है. देन फिर उसने अपना दिमाग लगाया, आप चेक करो और कैसे कैसे हो रहा है. फिर उसने बोला आपके यहाँ पे एक इमेजेस 3 से 4 बार 5 बार क्रिएट हो रही है. तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है. तो बोला इसी वजह से सर्वर का लोड बढ़ रहा है. तो मैंने कहा डिलीट करो. तो ये शायद डिलीट तो कर देंगे, लेकिन हाँ फिर उसने बोला ठीक है मैं कोई एल्गोरिथम लगाता हूँ, सर्वर से डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ. जिस भी फाइल के आगे ये नंबर्स आ रहे हैं आई विल डिलीट इट. एक बार ट्राई करा, सर्वर फेल हो गया, क्रैश कर गया. 2 बार ट्राई करा, सर्वर क्रैश हो गया. ये शायद सर अभी तो नहीं हो सकता इससे, तो अब मैनुअली करना पड़ेगा. ओके. अब आप सारा चीज हो पाया क्योंकि आपका एक्सेल एनालिसिस बहुत मजबूत है. हाँ, अब आप उसके बाद देखो और मजे की बात, मैंने रात को चैट जीपीटी पे बैठ गया मैं. और मैंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखा कि भैया मेरे पास हजारों फाइलें हैं. उन हजारों फाइलों में से एक फाइल ऐसी है या कुछ फाइलें ऐसी है जिसका आगे का नाम सेम है और पीछे का ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है. अब ये मुझे डिलीट करनी है, ठीक है, एक्सेल से. और एक फोल्डर है मेरे सिस्टम में, वो कैसे करूं. एक प्रॉम्प्ट बनाया, 2 प्रॉम्प्ट बनाया, 3 प्रॉम्प्ट बनाया, 5-6 प्रॉम्प्ट बनाने के बाद एक फाइनल लास्ट प्रॉम्प्ट बन गया. मेरे पास 1 महीने की फाइल 1 मिनट में डिलीट हो गई सारी. फिर एक्सेल के अंदर. हाँ, एक्सेल के अंदर, एक्सेल प्लस चैट जीपीटी. अब फिर मैंने उन दोनों को एक साथ सारे फोल्डर्स की डिलीट कर दी. जिस काम के लिए हमें 4 से 5 बंदे लगते हैं या 4 से 5 लाख रुपए लग जाते, वो काम एक दिन में हो गया स्किल से. बिकॉज आपको स्किल्स की अहमियत पता थी. हाँ. आप ये नहीं तो होता क्या ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे दीपक सर को बताता हूँ. मैं तो सीए हूँ,
मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो डेटा एनालिस्ट हूँ, करूँ। मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं क्यों ये काम ग्राउंड पे करूँ। लग के मैं एक्सेल पे एनालिसिस करूँ, मैं क्यों ग्राउंड पे लग के जीपीटी Obviously. प्रॉम्प्ट लिखूँ? बट क्योंकि आपने यहाँ पे स्किल्स के इंपॉर्टेंट को समझा था, आपने अपने वेबसाइट को उठा पाए जो आज 4 से 5 लाख का ट्रैफिक बैर कर रही है। और जब आपने शुरुआत की थी तब उस पर तो कुछ नहीं था, आपने कोई लागत traffic लगाई नहीं थी था। अपनी। अगर आज सर मैं पूछूं, मतलब एक व्यूअर को परसेप्शन देने के लिए, जहाँ पे जब आपके पास कुछ नहीं थे, जेब खाली, सीए भी नहीं बने थे, तब से आपने इस पे काम करना चालू किया। Yes. आज आप बोल रहे हो मंथली 4 से 5 लाख का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप लेके आ रहे Yes, हो। yes. तो अगर आज सर इसकी रेवेन्यू की बात करें, तो अगर आप इफ पॉसिबल रहेगा तो आज क्या हो रहा है इसका? इसकी रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना 7-8 फिगर्स की हमारी इसकी रेवेन्यू आ रही है। Wow, 7-8 figures की revenue वी आर आप डूइंग कर द कोर्सेज एज वेल, वी आर रनिंग द एड्स एज वेल। इस पे एड्स भी रन करवा रहे हो आप गूगल एडसेंस से? गूगल एडसेंस से मेरे पास एड्स भी रन चल रहे हैं। कोर्सेज वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग इट। देखो आपको अगर मैं उस टाइम बंद कर देता या मैं कंटिन्यू, क्योंकि गूगल भी देखता है कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है हमारी गूगल इंडस्ट्री में। कंटिन्यूटी को बहुत रिस्पेक्ट करता गूगल, है। फेसबुक, एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम देखोगे, इंस्टाग्राम पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि महीने में 2 रील डाल दी फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, करेक्ट। यू हैव टू बी कंटिन्यू। Correct, ठीक है, correct. आप कंटिन्यूटी रखो। मेरे पहले 2 आर्टिकल डलते थे, धीरे धीरे मेरे पास जब जॉब लगी थोड़े से पैसे बचने लगे, मैंने एक बंदे को और हायर करा, फिर उससे आर्टिकल डलवाने लगे, एंड धीरे धीरे फिर हमारे 2, 3, 4, 5, अभी आज के टाइम पे देखो तो हमारे डेली उस पर 50 से 60 आर्टिकल्स उस पर डेली बेसिस पे डल रहे हैं। सो वी हैव अराउंड 10 कंटेंट राइटर्स दोज हु आर राइटिंग दीज आर्टिकल्स, प्लस कोर्सेज के लिए वी हैव टीम। मैं खुद भी कोर्सेज लेता हूँ। मैं इसलिए लेता हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को लोगों को बताना अच्छा लगता है कि यार स्किल सीखो। स्किल सीखो, स्किल कितना जरूरी है। स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। Very nice. मेरे ऑफिस के स्टाफ को भी मैंने, जब भी कोई बंदा आता है तो पहले मेरे पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो दे दिए जाते हैं। ओह, पहले वो देखो फिर आगे काम करेंगे। वाह, मेरे को सर यहाँ पे लग रहा है आपसे बात करते करते बहुत मज़ेदार आ रहा है। पहली बात तो कि आप सीए बने, मेरे को लग रहा है जितना आपने उस डिग्री से पैसा नहीं कमाया उतना तो आपने स्किल से आप अपने अपना वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हो। तो यहाँ पे भी कहना सही नहीं होगा कि डिग्री से ज़्यादा अपने स्किल्स को आपने यूज़ किया। डेफिनेटली सीए से माइंडसेट आया, एक कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो गया, बट डेली लाइफ में 90% आपने स्किल्स को महत्व दिया। देखो स्किल बहुत जरूरी है। डिग्री से ये है ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको डर नहीं लगता कि कहीं ये नहीं चला या स्किल्स काम नहीं आई तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपके ऐसे क्वेश्चन है पीछे, एक बैकअप है मेरे पास। सीए कुछ नहीं तो अपन जॉब पकड़ लेंगे। जॉब कभी भी मिल जाएगी मेरे को, ठीक है ना। एंड वही करते करते साथ के साथ मेरी वेबसाइट कंटिन्यूसली मेरी जॉब चल रही थी, ठीक है। मैंने चेंज करा, स्विच करा, स्टिल माय वेबसाइट वाज गोइंग ऑन, धीरे धीरे उस पर काम चलता रहता। वेबसाइट पे आप काम करते ही रहते थे। यस सर, जब आप जॉब कर रहे थे, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इतना समझ में आया कि आपने एकदम जीरो से स्टार्ट किया, आज भी वो स्टडी कैफे आप चला रहे हो, फिर आपने बीच में 3.5 लाख रुपए का जॉब पकड़ा। कितने साल थे सर उस जॉब में? उस जॉब में मैं था कुछ 1.5 साल के आसपास। उस जॉब में मैं था 1.5 साल थे, फिर आपने स्विच किया? मैंने स्विच किया। और स्विच करने के बाद क्या आप सैलरी? स्विच करने के बाद मेरी सैलरी वहाँ पे अराउंड 6 लाख के आसपास सैलरी थी। ऑलमोस्ट 100% हाइक आपको मिल गया फर्स्ट जॉब से लेकर सेकंड जॉब यस, तक। बीच में इंक्रीमेंट भी हुआ था। अच्छा, बीच में इंक्रीमेंट भी हुआ। ओके, 1.5 साल था तो मतलब मैं मानूंगा 10-15% इंक्रीमेंट कर दिया रहेगा। ओके, तो फिर उसके बाद मेरी सेकंड जॉब हुई एंड वहाँ पे मेरे को टैक्स का काम सीखने को मिला, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो पर्सनल टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा काम था, बिकॉज दैट वाज द हीरो ऑफ इनकम कंपनी, जो आज भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आई वाज द होली मैनेजिंग द टैक्स पार्ट। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे आज भी मेरे से एसोसिएटेड है, आज भी मेरे से एडवाइस लेते रहते हैं, आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद आई गॉट द कॉल फ्रॉम द विप्रो। तो विप्रो तो आपको लगता है कि विप्रो ही है तो आपको लगता है कि भैया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। विप्रो से कैसे कॉल आ गया आपको सामने से जॉब के लिए? विप्रो एक्चुअली Naukri.com पे सीवी तो डाला ही हुआ था, करेक्ट, ठीक है ना। तो Naukri.com पे सीवी डाला हुआ था एंड वहाँ से फिर विप्रो से एक सडन कॉल आया, इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो क्या पैकेज दिया विप्रो ने? विप्रो ने मेरे को उस टाइम पैकेज आई थिंक दिया था अराउंड 10 के आसपास का पैकेज दिया था। 10 लाख का पैकेज मिला? हाँ, और सीए के बेसिस पे पूरा आपको? सीए के बेसिस पे मिला, बट मेरे सीवी में स्टडी कैफे हमेशा मेंशन होता था कि अच्छा, आई एम द फाउंडर ऑफ स्टडी कैफे। हर सीवी में मेरा ये लिखा होता था कि कॉन्करेंट विजिटर्स आज की डेट में या इस महीने मेरे बढ़ते रहते थे, सीवी अपडेट होता रहता था। तो आई यूज्ड टू मेंशन कि मैं फाउंडर हूँ स्टडी कैफे का एंड मैं कंटेंट लिखता हूँ एक्सेल इसके बारे में, टैक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, एंड ये मेरे कॉन्करेंट विजिटर्स है। तो कई इंटरव्यूअर्स पूछते भी थे कि भाई ये क्या है, क्या करते हो उसमें। देन आई यूज्ड टू टेल देम कि आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स, आई कंटिन्यू राइटिंग आर्टिकल्स आफ्टर गोइंग होम। तो वो मेरा, तो वो थोड़ा सा एक आपको लगता रहेगा कि ये एडिट एडवांटेज है। देखो अच्छा, आप एडवांटेज था ये। हाँ, क्योंकि आप देखो ना, आप एक स्किल कर रहे हो, आप बंदे को लगता है कि डेडिकेटेडली कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो साइट देख के मेरे को कई लोग बुलाते थे कि भैया यू आर रनिंग ए वेबसाइट, तो आप थोड़ा सा हमें भी बताओ कि
क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, हाउ टू रन द। आज के टाइम तो ठीक है, आप पूछोगे तो बहुत लोगों को पता है, करेक्ट। बट आज से 10 साल की बात, 15 साल की बात करूं तो लोगों को नहीं पता था हाउ आइडिया टू नहीं था कि मैनेज द कैसे साइट, मैनेज हाउ कर टू सकते रन, हैं। क्या Correct. फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सो पीपल यूज टू आस्क मी कि भाई कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो जब यहाँ पे आप 10 लाख के पैकेज पे गए तो आपका स्टडी कैफे से तभी रेवेन्यू कुछ आना चालू हुआ था? स्टडी कैफे से ना थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमारा आना स्टार्ट हो गया था, नॉट मच रेवेन्यू दैट टाइम। मेरा स्टडी कैफे से मेन रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ था 2018 में। तो और क्या फर्स्ट चेक क्या मिला था रहेगा जो उसमें चेक नहीं था मेन, उस टाइम हमने व्हाट वी हैव स्टार्टेड सेलिंग द सीए कोर्सेज। ओके। बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे साइट्स के साथ, या फाइनेंस की साइट की मैं बात करूं तो, क्योंकि फाइनेंस की साइट पे ना एक ही रेवेन्यू सोर्स था विच इज़ गूगल एड्स। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी साइट का बड़े बड़े नाम ले लो, सबके साथ एक ही ऑप्शन होता था गूगल एड्स। गूगल एडसेंस चला सकते हो, अब बराबर। गूगल एडसेंस आपको नहीं दे रहा है, गूगल ने जिद पकड़ रखी है कि भैया नहीं देंगे या जो भी है। करेक्ट। फिर 2000 आई थिंक 16 में मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव हुआ, मैंने कोई और आईडी से डाला एंड इट अप्रूव्ड। उसके बाद मेरा उस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस टाइम जीएसटी आ गया था। तो जीएसटी के आने के बाद, क्योंकि सिंस आई वाज वर्किंग और मुझे जीएसटी की लेटेस्ट अपडेट्स पता रहती थी, तो आई यूज्ड टू राइट दैट थिंग, या फिर मैं किसी को मैसेज करके बता देता था कि भैया ये चीज़ डाल दो, अब ये चीज़ नहीं आई है। करेक्ट। तो नया कंटेंट मिलता था, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी रैंक ऊपर आने लग गई थी। थी। और उसके बाद फिर जब हमारी रैंक ऊपर आने लग गई, हमें लगा कि अच्छा खासा 1-1.5 लाख का ट्रैफिक आने लग गया था हमारा डेली का। उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटी आई थी ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने की। ओके, क्योंकि ये 2018 की बात है। हाँ, 16, 17, 18 में। क्योंकि सीए के कोर्सेज अगर आप देखोगे तो पहले खाली फिजिकल क्लासेस होती थी सेंटर में, और ऑथेंटिसिटी की बहुत कमी रहती थी। बट फिर टीचर्स ने ऑनलाइन कोर्सेज निकाल दिए, पेन ड्राइव्स निकाल दी। तो वो पेन ड्राइव्स क्या है, वो बाकी चैनल्स जैसे हमारे जैसे वेबसाइट्स थी, सी क्लब इंडिया था और उनकी खुद की वेबसाइट्स थी। सो उन साइट्स के थ्रू उन्होंने वो लेक्चर्स बेचने स्टार्ट कर दिए। तो उसके साथ साथ फिर हमने ना बुक्स बेचना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंस की बुक्स हमारा टाइप कर लिया बहुत सारे पब्लिशर्स के साथ। यहाँ से एफिलिएट से भी आप लोग को काफी तो अच्छा इनकम जनरेट हुआ। यस, सो वी स्टार्टेड सेलिंग द लेक्चर्स, वी स्टार्टेड सेलिंग द बुक्स। और फिर सडनली क्या है 2020 में, अगर आप देखोगे तो 2020 में कोविड आ गया था, तो लेक्चर सारे बंद हो गए, बुक्स बंद हो गई, डिस्पैच कहीं नहीं, कोई ना सेल है ना परचेज है। सो उस टाइम पे वी वर ब्लैंक कि अब क्या करें। देन वी स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। और वहाँ पे तो यहाँ तक आपका जॉब चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 2018 तक मेरा जॉब चल रहा था। अच्छा, 2018 में जब आपने जॉब छोड़ा आपका लास्ट पैकेज क्या था? जब मैंने जॉब छोड़ा मेरा लास्ट पैकेज 15 लाख का था। एरिक्सन, विप्रो के बाद आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन द एरिक्सन पे। ठीक है, एरिक्सन पे मैं गया क्योंकि उस टाइम पे जीएसटी आने वाला था, दे वांटेड समवन टू मैनेज देयर जीएसटी सिंगल हैंडेडली। तो जीएसटी में मेरे को भी था कि फुल फ्लैश जीएसटी करने को मिलेगा, बिकॉज विप्रो में ये था कि इतनी बड़ी कंपनी है तो फुल फ्लैश नहीं मिल सकता, फुल फ्लैश नहीं मिल सकता, आप ठीक है, बड़े से पॉट में छोटा मछली रहोगे आप। बट वहाँ पे वो पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जीएसटी मैनेज करनी, तो मेरे का यार ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सब कुछ करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। देन 2018 में बिकॉज मेरा स्टडी कैफे साथ साथ चल रहा था, ठीक है, एंड स्टडी कैफे पे जब तक आर्टिकल्स थे तो मेरा विजन क्लियर नहीं था कि यार जॉब छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, ओनली बेसिस ऑफ द कंटेंट। बट व्हेन वी हैव क्रिएटेड द ई-कॉमर्स वेबसाइट, करेक्ट, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद हमारे पास लेक्चर्स थे सेल करने के लिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स थे फाइनेंस के, टीडीएस के, इनकम टैक्स के, वी हैव द लेक्चर्स एज वेल। देन वी स्टार्टेड सेलिंग दीज कोर्सेज। तब मुझे लगा कि अब हम जॉब छोड़ सकते हैं एंड अब स्टडी कैफे को, बिकॉज कंटेंट के साथ साथ हमारे पास अनदर सोर्स ऑफ। कैसे मोटिवेशन आया सर जॉब छोड़ने का उस टाइम, जब स्टडी कैफे पैसा बनाना था तभी? स्टडी कैफे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था पैसा बनाना। 1.25 लाख, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अब वो छोड़ के आप पूरा जीरो होने वाला था। उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, तो माय वाइफ वाज देयर टू सपोर्ट मी। तो वही डिस्कशन हुआ मेरी वाइफ से कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ एंड यू विल बी देयर टू सपोर्ट एंड तो ठीक है, मेरी वाइफ ने बोला ठीक है, इफ़ यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम, बिकॉज स्टडी कैफे मेरा ड्रीम था, बिकॉज कि मेरा कुछ करना है। अब मेरा कुछ करने के लिए आई एम नॉट द प्रैक्टिस पर्सन कि मेरे को सीए की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरा था कि मेरे को तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को तो बिजनेस करना है। एंड अब 10 साल से उस साइट को, 7-8 साल से उस साइट को लगा के बैठे हैं, अब उस पर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कोर्सेज वाली चीज़ आई है तो उसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो वो फिर 18 में जब लगा कि थोड़ी और रेवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है, देन मैंने जॉब क्विट कर दी एंड उसके बाद फिर पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं।
क्या बात है सर, क्योंकि आप सीए रह चुके हो और आपने उस टाइम से अपना वेबसाइट बनाया जिस टाइम पे आप सीए बने भी नहीं थे, उस टाइम से Yes. अपनी लागत एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते थे, मतलब करते आपने कंटिन्यूसली किया, Yes. उसके अंदर इन्वेस्ट करते गए। एक टाइम बाद आपको डेफिनेटली रियलाइज होगा कि यार अपना खुद का भी एक कुछ बना लेना चाहिए। अब आज जैसे आपने बताया आप म्यूचुअल फंड के लिए भी लोग को सजेस्ट कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली टैक्स प्लानिंग में थे, जीएसटी में थे, इन्वेस्टमेंट में थे। यस मैं अगर आपके, क्योंकि आप एक सीईओ और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन सीईओ को पूछा जा सकता है, आज के डेट में जो भी बंदा 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसके लिए है वो कर सकता है? और उसके पहले आपने आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, मेरी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जब आप देखोगे ना, तो इनिशियल ईयर्स में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ओके, विच आई रियलाइज कि वो मेरी गलती थी। अगर मैं इफ आई वुड हैव डन द इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम, लाइक आई बिकम पैकेज आपका अच्छा थे, तो आपने क्या उस टाइम पैसे क्या मिस्टेक किया था सर उस टाइम? मिस्टेक्स, लग्जरी। अच्छा, लग्जरी खरीदना चालू कर दिया हाँ, जॉब से। ठीक है, घड़ी चाहिए, महंगी महंगी गाड़ी चाहिए, ठीक है, महंगे कपड़े चाहिए। तो ये शौक आपने पहले से- पूरे कर लिए कर लिए थे। ओके। तो अब क्योंकि जॉब थी तो जॉब में पैसा आता है, तो और किसी ने सिखाया भी, मैं बताता हूँ ना, आज के टाइम पे तो जैसे हम सिखा रहे हैं, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, जो बताते हैं कि भैया सेविंग इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। ठीक है, उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, तो हमें जो लगता था जो कमाया वो उड़ाया, क्योंकि हमें ये था कि नौकरी तो जिंदगी भर चलेगी। ट्रू। किसी ने जो रिटायरमेंट प्लानिंग की जो आजकल बात करते हैं वो नहीं थी, तो हमें था कि भैया हमें तो 50 साल तक नौकरी करनी है, अब इतने पैसे आ गए इस महीने तो ये खत्म ही करने इस महीने। ठीक है, अच्छा। तो अब उसके साथ साथ धीरे धीरे लग्जरी जुड़ती गई, साथ साथ गाड़ी ले ली, होंडा सिटी ले ली, उसके बाद महंगे कपड़े और ये सब चीजें सब ले लिया आपने, सब मतलब चलते रहा। तो आज शौक के लिए नहीं भाग रहे हो, आज आप सिर्फ निवेश हो रहा है। अब मैं शौक के लिए नहीं भागता हूँ। अब मेरा है कि भैया मुझे सब जानते हैं, सब लोगों को पता है कौन है दीपक गुप्ता। अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भागता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि यार वो टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ और ही अलग ही लेवल पे होता। ठीक है ना, क्योंकि शौक कितना भी कर लो आप, पूरा नहीं होगा, एंड खत्म नहीं होता, और दूसरा क्या वेस्ट लगता है उसको। एक टाइम बाद वेस्ट लगने चालू हो जाता है। अब आप बात करो गाड़ी में, चाहे आप छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, आपको कंफर्ट तो सेम ही दे रही है। ठीक है ना, तो अब कपड़े आप 20 जोड़ी ले लो चाहे आप 5 जोड़ी ले लो, हमारे पुराने पूर्वज जो यही कहते हैं कि भैया 2 जोड़ी कपड़े में हम तो पता नहीं क्या क्या कर देते थे। ठीक है, तो अब लगता है वो बातें सही थी कुछ टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अगर अब आज के टाइम पे देखो, बच्चों के या किसी के माइंडसेट ही होता है, घर की चप्पल अलग, बाजार की अलग, जूते अलग, 10 जोड़ी तो आपके पास एक बंदे के पास जूते मिल जाएंगे। अगर कपड़ों की बात करो, पता नहीं इतनी जोड़ी हर बंदे के पास है, काउंट भी नहीं कर सकते हो। बट डू वी रियली नीड इट? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाँ, कि अगर उसको हम थोड़ा सा कम करते, जैसे आप बोल रहे हो कि 30 से 40 हज़ार, उसके क्वेश्चन पे आता हूँ। अब 30 से 40 हज़ार वाला बंदा, मैं मान के चलता हूँ कि अगर वो बिगनिंग की एज में 5,000 रुपये आराम से जोड़ सकता है। करेक्ट। 5,000 इज नॉट ए बिग अमाउंट फॉर हिम। ओके, स्टार्ट द SIP फ्रॉम 5,000। अच्छा, SIP करना म्यूचुअल फंड, देखो मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि स्किल पे ध्यान दो आप। अपनी 30 हज़ार का आपकी जॉब है, आपको और किसी बिजनेस में नहीं पढ़ना, आप अपनी स्किल पे ध्यान दो। स्किल आप सोचो कि आप एनी काइंड ऑफ स्किल्स, चाहे आपकी एक्सेल की है, डिजिटल की है, क्रिएटर की है, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो स्किल पे ध्यान दो, क्योंकि स्किल से ही पैसा बढ़ने वाला है आपका। एग्जैक्टली। वंस यू हैव द नॉलेज, देन सामने वाला आपको 30 की जगह 50 में भी ले लेगा। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट की, अपने काम की, तो सामने वाला बंदा आपको 30 का 33 ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। उससे ज्यादा नहीं तो देगा। अपनी स्किल पे दिमाग लगाओ। अब स्किल पे तो चल रहा है, लेकिन अब जो हमारे पास पैसा को भी तो ग्रो करना है ना, करेक्ट, मल्टीप्लाई करना है, कंपाउंड करना है, तो उसके लिए आप 5,000 रुपए अगर आप, मैं बोलूंगा स्टॉक मार्केट में लगा दो, तो आपको पहले स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा नहीं है, विच इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट, विच इज नॉट। 3 बजे तक मार्केट चलता रहता है, तो अगर आपने मुश्किल से 10,000 रुपए भी लगा दिए महीने के, तो पूरा दिन 3 बजे तक तो आप मार्केट ही देखते रहते हो। Exactly. आपके दिल में ये रहता है कि भैया पता नहीं कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उससे अच्छा 5,000 रुपए डालो, भूल जाओ। ठीक है, और सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट वे है, 15% की रिटर्न आपको आराम से मिल जाती है, कहीं नहीं जाती है। ठीक है, तो एक आम आदमी 5,000 से आप बोल रहे हो कि चालू कर सकता है। Yes. और एकदम चालू करने के लिए 500 रुपए से भी कर सकता है, बिकॉज सिप में इन्वेस्टमेंट के लिए आप, देयर आर मेनी म्यूचुअल फंड्स, अब तो 100 रुपए भी कर दिया सेबी ने, 100 रुपीज पर मंथ से भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूँ मिनिमम 500 रुपए, 5,000 भी नहीं, 500 से भी चालू कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ 30-40 हज़ार रुपए जो बंदा कमा रहा है, 5,000 रुपीज ही कैन सेव ईजिली। ठीक है, 5,000 रुपए से सेव करना स्टार्ट करा, स्किल पे ध्यान दिया, पैसे बढ़े, उस 5,000 को धीरे धीरे बढ़ा के 10 कर दो। ठीक है, अगर एक एवरेज बंदा 10,000 रुपए की भी सेविंग करता है विद 10% स्टेप अप SIP, ठीक है,
तो उसको 30 साल के बाद 15 करोड़ के उस पर कॉर्पस पे बैठ सकता है वो। 15 करोड़ करोड़। रुपीस तक हो जा सकता है Yes. अगर आप बोल रहे हो 5,000 से चालू किया, 10,000 से 10,000 से चालू किया हाँ और जी। 10% स्टेप अप एवरी एवरी ईयर। ईयर। आज 10,000 करा, अगले साल 11 करो, 11 करो। फिर उसके बाद 11 का 10% और बढ़ा दो। Okay. So, क्योंकि आपका सैलरी तो बढ़ रही है ना, सैलरी बढ़ रही है, ऐसा हाँ। नहीं है कि तो आपकी 10% सैलरी नहीं तो बढ़ रही। इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी सारी की सारी कॉर्पस या सारा का सारा पैसा उसमें डालो। 10% एक ऐसा चीज है जो मैनेजेबल है, अगर किसी ने अच्छे मैनेजेबल से है, किया तो। लेजिटिमेट है। और दूसरा, आजकल म्यूचुअल फंड्स 20-20, 30-30% के रिटर्न दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भैया आप एक्सपेक्ट करो 30%, 40%। मैं मान के चल रहा हूँ कि 15%, 12 से 15% की रिटर्न एक लेजिटिमेट रिटर्न है जो ईजिली आपको ईयर ऑन ईयर मिल सकती है, बट प्रोवाइडेड यू शुड हैव द कंटिन्यूटी। जो मैं बोलता हूँ ना, कंटिन्यूटी एक चीज़ ऐसी है जो हर जगह चाहिए आपको, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो डिजिटल Social मार्केट media हो, हो, चाहे वो चाहे पोर्टफोलियो हो, Exactly. एनीथिंग, चाहे वो आप क्रिकेट में जितने भी हमारे क्रिकेटर्स देखते हो, उनकी कंटिन्यूटी है, डेडिकेशन है। ऐसा नहीं है तब कि आज जाके खेला वो- कल नहीं खेला। यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल देते हो, वो बंदा कितना खेला है क्रिकेट, तब Correct. आके आज यहाँ पहुंचा है। इतना तो पहुंचा है, exactly. कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो आप 10,000 रुपये का मान के चलो कि SIP स्टार्ट कर रहे हो, 30 साल के बाद आपको 15 करोड़ में मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? उसके बाद आप सोचो रिटायर होना है जब। नहीं, 15 करोड़ मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया में कोई सिस्टमेटिक, जैसा आप बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, Yes. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, 90% लोग की सैलरी आज के डेट में 25-30,000 है। Yes. इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा ऐसे लोग हैं जिनके पास एक इमरजेंसी फंड के नाम पे 3 से 4,000 रुपए खाली, रुपए नहीं है। एक मेडिकल कंडीशन आता है, वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं, डेट में चले जाते हैं। बट क्योंकि अगर ये फॉलो कर लेते तो गरीब डेथ कोई नहीं से भी रहेगा। निकल जाओगे। दूसरा देखो, मैं यही बोलता हूँ कि लोग है ना यूलिप्स लेते हैं, लोग सेल भी करते हैं। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भैया यूलिप्स से अच्छा आप एक इंश्योरेंस ले लो। यूलिप्स, यस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, Okay. जो कि वो जैसे LIC आपने सुना है। अच्छा, ओके, LIC, अब LIC में आपने पैसा लगाया, वो आपका 15 साल के लिए ब्लॉक हो गया, 20 साल के लिए ब्लॉक हो गया। तो आप बोलो उसको निकाल LIC नहीं से सकते। अच्छा SIP है। हाँ, क्योंकि LIC में आप ये बोलते हो कि पहले LIC इसलिए बेचा जाता था कि वो जीवन बीमा, Okay. जीवन बीमा हिंदी में जो नाम था जीवन बीमा, तो वो कहते थे कि भैया मेरा जीवन का बीमा हो गया है, ठीक है। तो अब उसकी जगह आपके पास ऑप्शंस आ गए, इंश्योरेंस कराओ अपने जीवन की, अपने जीवन का बीमा कराओ, और जो बाकी का पैसा है उसको निवेश करो, उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो अब LIC में और यूलिप्स में क्या होता है ना कि आपका पैसा ना तो आप पूरी इंश्योरेंस है, ना ही वो पूरी इन्वेस्टमेंट है, Correct. ठीक है। तो इट इज़ अ मिक्स, बीच का प्रोडक्ट दे दिया आपको। Correct, तो अब वो बीच के प्रोडक्ट में ना तो इंश्योरेंस हो पाती है, ना इन्वेस्टमेंट हो पाती है, प्रोवाइडेड आप एक, मैं कहता हूँ 20,000 रुपये की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पूरे साल की आपको आराम से मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा सा कवरेज मिल जाएगा, टर्म प्लान मिल जाएगा 15,000 में, 1 करोड़ रुपए का लाइफ सिक्योरिटी हो गई। करेक्ट। जीवन बीमा आपको 20 लाख का देगा खाली, क्योंकि अगर वो भी आपका 2 लाख का प्रीमियम हुआ तो, क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड देता है। हाँ। सो यहाँ पे आपको 1 करोड़ का आपका वो हो गया सम एश्योर्ड, आपको टर्म प्लान हो गई जिंदगी आपकी। पीछे वालों के लिए आपको टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। एक मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है तो ले लो, नहीं तो बहुत सारी कॉर्पोरेट्स खुद ही मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। true. और उसके बाद जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करो, सिप में डालो, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ग्रो होएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉर्पस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मतलब दीपक सर, आपने इतना शॉर्ट में ना पूरी एक जन की फाइनेंस प्लान कर दी। एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से अच्छा आपने उनको सीधा वे आउट बता दिया कि तो टर्म तरीका वही इंश्योरेंस है। लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस लो लो और and सिप SIP में में डालो। डालो। तीनों खाने क्योंकि चिट कर दिया आपने। आपको स्टॉक मार्केट कोई बोलता है तो भैया उसकी नॉलेज चाहिए ना। स्टॉक मार्केट में मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जितनी उनकी सैलरी नहीं उससे ज्यादा का लॉस देके आते हैं। इंट्राडे में लोग सोचते हैं कि मैं भैया बाजीगर बन जाऊंगा, मैं जीत लूंगा। आपकी भैया सैलरी से ज्यादा का नुकसान लोग करके बैठे हैं इंट्राडे में, ठीक है। तो कैसे वो पॉसिबल है कि आप सोचते हो कि मैं इंट्राडे में मैं कमा लूंगा। खुद सेबी का अगर आप डेटा देखो, मेरे ख्याल से 97% लोग लॉस में लॉस कर रहे हैं, तो 3% खाली इंट्राडे में कमा रहे हैं, और वो 3% भी कमा रहे हैं, मींस प्रॉफिट में है। चाहे वो 500 का हो, 100 का हो, 50 का हो, 200 का हो, कितने का भी हो, कितने प्रॉफिट कम मार्जिन से प्रॉफिट में है। सो 1% लोग अगर अच्छा कमा रहे हैं, 99% तो लॉस में ही है। एग्जैक्टली। तो इससे अच्छा भैया इन्वेस्ट करो, स्किल्स पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पैसा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका इन्वेस्ट होगा। आप किसी एडवाइजर के पास जाओ, उससे एडवाइस लो कि भैया मेरे, और आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। यू कैन डिसाइड कि पहले के टाइम पे कोई ये नहीं सोचता था कि मेरे को रिटायर होना है, बट बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक वर्क कल्चर, या फिर मैं बोलूँगा कि हेक्टिक वर्क कल्चर, सब लोग सोचते हैं यार मैं 45 साल से ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। करेक्ट। मेरे साथ के, हाँ, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, फ्रेंड्स है या जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब लोग कहते हैं सर हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग कर दो कि हमें 45 साल के बाद काम नहीं करना, वी वांट टू परस्यू अवर ड्रीम। एग्जैक्टली। चाहे मेरी स्किल्स हो, चाहे मेरे को ट्रैवल हो, मेरी जो हॉबीज है, जो हमने बचपन में सोचा था ये करेंगे लेकिन हम कर नहीं पाए,
आज हम वो करना चाहते हैं तो हम 45 साल तक हमारा इतना कॉर्पस बिल्ड हो जाए कि हमारे पास 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं एंड उसके बाद फिर हम हमारा काम धंधा छोड़ के अब ड्रीम पे काम करें। तो जिसकी सैलरी कम है वो 10,000 से स्टार्ट कर लो। अब जैसे जैसे सैलरी बढ़ जाती है, लोगों के 1-1 लाख की भी सिप चल रही है, 50,000 की भी चल रही है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी सैलरी कितनी है एंड हाउ मच यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू दैट कॉर्पस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बहुत जरूरी है किसी को भी क्योंकि चीज़ में। आप सोचते हो कि लाइफस्टाइल के साथ साथ सेविंग भी जरूरी है। एक सेविंग की हैबिट होनी। और सिप में बेस्ट चीज़ क्या है, आपकी सैलरी आई 7 तारीख को, 9 तारीख की सिप लगा दी। हमारे साथ उल्टा होता है, लोग क्या करते हैं कि पहले खर्च लेते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा ना वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, करेक्ट। माइंडसेट यही है कि सैलरी आई पूरे महीने और फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा हैक है, सही बात है। और उससे अच्छा आपकी सैलरी आई एक्स अमाउंट जो भी आया, आपने नेक्स्ट डे पे ही सिप लगा दी कि जैसे सैलरी आई अगले दिन पैसे कट गए। अब आप मान के चल लो मेरी इतनी सैलरी थी ही नहीं। अगर मेरी सैलरी मेरी सैलरी 30,000 थी, ठीक है, और मैंने 5,000 की सिप लगा दी, तो आप मान के चलो मेरी सैलरी 25,000 है। अब 25,000 से मुझे गुजारा करना है, ठीक है। अब उससे आप गुजारा करना स्टार्ट कर दोगे तो आप ये देखोगे कि आपका 5,000 तो जुड़ने लग गया अलग से। जैसे वॉरेन बफेट बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सेविंग वो नहीं होता जो खर्च करने के बाद बचता है, सेविंग वो होता है पहले बचता है और फिर खर्च करो, उसको खर्च करना रहता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों की ना आदत खराब हो चुकी है। लोगों को लगता है कि पहले पैसे को उड़ा लो। जैसे जो आपने मनी मिस्टेक किया बेसिकली आप नहीं चाह रहे हो बाकी लोग भी करें। जैसे आपने लग्जरी को प्रायोरिटीज दे दिया, ऑब्वियसली, क्योंकि साथ के लोग आपको ये बोलेंगे कि यार एकदम से ना जॉब करते हो पैसा आने लग जाता है, तो आपको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, ये कर दो वो कर दो। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक घड़ी है तो भी वही टाइम दिखा रही है, आपके पास 10 घड़ी है तो भी वही। तो उस टाइम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लग्जरी नहीं जरूरी है। करेक्ट। वंस यू हैव द कॉर्पस, आप अच्छा पैसा कमाने लग गए हो, उसके बाद आप जितनी लग्जरी आपको लेनी है आप ले सकते हो। बट स्टार्टिंग के टाइम में क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको जितना आप ईयर्स जल्दी चलोगे तब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि पहला करोड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम आज एक्ट करें, आज एक्शन ले। वंस यू टेक द एक्शन, उसके बाद ऑब्वियसली बाकी चीज सेकेंडरी हो जाती है। सर म्यूचुअल फंड में तो जितना बात करो उतना कम है, और आप एक्सपर्ट हो और सीए दोनों, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सीए दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं अगर आज आपकी बात करूं, क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, ओवरऑल कितना आप मैनेज करते हो एमएफ में? देखो ओवरऑल मैंने 5-6 मंथ्स में 5 CR का पोर्टफोलियो वी आर मैनेजिंग, ठीक है, 5 से 6 महीने के अंदर। हाँ जी, क्योंकि मैंने वही बताया, लोगों की इन्वेस्टिंग हैबिट्स चेंज करी है, लोगों को बताया कि विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द अदर पीपल एज वेल, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या वो सोचते हैं कि इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। अभी मार्केट डाउन था अक्टूबर नवंबर में। अब ये एक अहमियत हो जाती है कि आप एक एडवाइजर के साथ या एक पर्सन के साथ जुड़े हो, वो आपको सजेस्ट करता है कि व्हेन टू पुट मनी इनटू द मार्केट एंड व्हेन नॉट पुल और नॉट टू पुट। जैसे मार्केट डाउन था तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज, मतलब मेरे को याद है कुछ लोगों को मैं भी सजेस्ट कर देता हूँ भाई सिप ले ले। जैसे मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तो मेरे को एक टीम मेंबर का मैसेज है कि सर क्या करूँ, बेच दूँ? मतलब कुछ नहीं करना है, खरीद सकता है तो खरीद ले, उल्टा बेच मत। हाँ, सो जो बोलते हैं ना कि डिप में जितना परचेज करोगे तभी प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप हाई पे परचेज करते हो प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अक्टूबर नवंबर में इतना पैसा लगा है मार्केट में, FIIs ने बहुत पैसा निकाला है। जितना FIIs ने इंडिया से निकाला ना, उतना इंडियंस लेके बैठे थे कि मार्केट पीक पे है, करेक्शन आएगी। एंड ड्यू टू दैट, क्योंकि इंडियंस ने पूरा DIIs ने बहुत परचेज करा है, एंड उसकी वजह से मार्केट में इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं हुई जितनी शायद थोड़ा सा मेरे को इस पर डबल क्लिक करो आप। जो आप DI वर्ड यूज कर रहे हो, FIIs कर रहे हो। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, उन्होंने पुल किया, अपना पैसा निकाल लिया, वो बाहर अपना पैसा ले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया मार्केट महंगा है, इंडिया इज वेरी कॉस्टली। तो उनको, क्योंकि चाइना का मार्केट सस्ता था, तो उनको लगा कि चाइना सस्ता है, वहां जाके पैसा यहाँ से। ये हुआ है अक्टूबर नवंबर में हुआ है। अब इंडियन जो इन्वेस्टर्स थे, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब उनको ही लगता था कि भैया हमारे पास, उनको ही लग रहा था कि सेंसेक्स ज़्यादा है, निफ्टी ज़्यादा है, मार्केट बहुत पीक पे है, तो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गिरना स्टार्ट हुआ, और जैसे मैंने बोला और लोगों ने बोला और कुछ लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, तो दे थॉट कि अब मार्केट गिरा है, बिकॉज 10% 15% की करेक्शन थी मार्केट में, देन दे हैव परचेज इट। सो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख करोड़ FIIs ने निकाला है, एंड उससे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम ही DIIs ने उतना पैसा डाल दिया मार्केट, इन्वेस्ट किया है। सो उससे ये हुआ कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं आई, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे, अब आप देखोगे रिकवरी की स्टेज पे आ गया। अब अगर आप पीक पे पैसा लगाते हो,
उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, उसको डबल होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसी पैसे को आप नीचे पे लगा दिए, बॉटम पे लगा दिए, तो आपको उसकी यूनिट्स, आपको उसके शेयर्स सस्ते में मिल जाएंगे। मैं दीपक सर, जैसे कि आज तो आप मतलब कन्विक्शन दिख रहा है मतलब ये कैंडिडेट कन्वर्शन जहाँ पे आप एकदम, आप क्या बोलते हैं ना, एकदम उसके साथ बोल रहे हो कि नहीं यार ये करो, ये उससे बेनिफिट होता है। आपकी सर पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, पहले आपकी लाइफ कैसी थी, मतलब जब बचपन की बात करें या फिर जब आप सीए कर रहे थे, फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? बचपन की अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। मैं बात करूँ बहुत यंग, मतलब जब 2-3 साल 4-5 साल के थे, बिकॉज माई डैड यूज टू हैव वेरी गुड बिजनेस। उस टाइम पे मैं बात करूँ 87 में हमारे पास मारुति थी। अरे वाह। मेरे डैड के पास आई थिंक ही यूज टू से कि भैया शहर में जो हमारा टाउन था उसमें 1 या 2 गाड़ी हो गई ही। देन उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, देन उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस फादर का डाउन गया, कम हुआ, एंड देन स्टिल ही वाज एबल टू एजुकेट अस। उनको ये था कि भैया इनको पढ़ाना जरूरी है। वी आर 3 ब्रदर्स, सो मेरे डैड का एक यही था कि भैया इन तीनों को किसी तरीके से पढ़ा देना है। तो मेरा ये था कि मैं सीए करने के लिए बॉम्बे आ गया मेरे अंकल के यहाँ पे, एंड उनके यहाँ पे मैंने उनकी पूरे गाइडेंस में, और उन्होंने मेरी पढ़ाई वगैरह सारी उन्होंने कराई है। ठीक है, सो उस टाइम पे फिर उसके बाद मैं जब सीए करके गया तो मेरे ब्रदर्स की स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी। दे स्टार्टेड कमिंग इनटू द हायर एजुकेशन, तो कॉलेजेस में आ गए थे। सो वो ज़रूरी है कि आपको ना ये देखना कि भैया एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या तो ऐसी स्किल्स ले आओ, ठीक है, और एक मैं तो बोलता हूँ माइंडसेट लोगों का ना, या एक किसी भी पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप स्किल्स से कर लो, चाहे आप एजुकेशन से कर लो। अब एजुकेशन से ये हो गया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो मेरे साथ साथ 2 लोग और मेरे भाई खड़े हो गए, तो उनको लगा था कि भैया ये हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है, सो ही इज़ देयर फॉर अस। तो उस वजह से ना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज जहाँ पे आज आप मतलब करोड़ों के फंड्स मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आज आप खुद का आपने नेटवर्क बताया 2 से 3 करोड़ है, लेकिन आज फिर कैसा लगता है कि जब आपने देखा कि आप इतना स्ट्रगल नहीं था आपके लाइफ में, बट स्टिल जितना था, तो ऑब्वियसली मैं मेरे टाइम में ना अगर आप देखोगे ना, आई एम नॉट वेरी लाइक मैंने बताया मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। करेक्ट। अगर मेरे दोनों ब्रदर्स की से कंपेयर करो तो वो दोनों मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट आज एजुकेशन वाइज अगर आप देखोगे तो, बट मेरे को बस एक डेडिकेशन थी कि भाई किसी भी चीज़ में चाहे वो पढ़ाई हो, मेरे को ये था कि लगे रहना है, ठीक है। दीपक सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी सीए कर रहा है या जो सीए कर चुके हैं, उन दोनों के लिए पॉडकास्ट बहुत जरूरी है। बिकॉज जब सीए आप कर रहे थे तो आपने क्या स्ट्रगल झेले, कैसे किए, वो आपने बताया। जो जब सीए कर चुके तो कैसे बिना सीए प्रैक्टिस किए भी, बिकॉज मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो सीए कर चुके हैं, बट क्योंकि सीए के प्रैक्टिस में आई एम श्योर आपको भी पता है पैसा नहीं है। लोगों को लगता है सीए प्रैक्टिस में बहुत पैसा है, तो उन लोग सोच रहे थे हम नेक्स्ट क्या करें, तो उनसे इसको एक मोटिवेशन आएगा। आपको एक यू हैव टू फिगर इट आउट कि आप प्रैक्टिस के अलावा क्या कर सकते हो। क्या तो प्रैक्टिस में जाओ तो आप एक स्पेशलाइजेशन, एक स्किल्स पकड़ो, फॉर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट 10 years इन द प्रैक्टिस। हाँ, तब जाके एक हाई लेवल को चार्ज कर पाओगे। वरना बुक्स कीपिंग का कितना ही चार्ज कर कुछ नहीं है, 2,500-3,000 चार्ज कर पाओगे, अकाउंटेंट भी कर लेगा, वो अकाउंटेंट भी कर लेगा, सी होगा। आप किसी क्लाइंट को बोलोगे मैं 50,000 रुपये लूंगा, क्लाइंट कहेगा ये तो 10,000 रुपये में अकाउंटेंट भी कर देगा। तो आपकी स्किल्स क्या अकाउंटिंग की, वो स्किल मैटर नहीं करती है, आपकी स्किल मैटर करती है कि क्या केस आप हैंडल कर रहे हो, यू व्हाट अदर थिंग्स यू हैंडल। मेरे केस में आप देखो स्टडी के फिर मेरे को 10 साल लगा, मैंने दिया उसको, वो आपके लिए सबसे बड़ा चीज। अगर मैं उसको नहीं देता तो ऑब्वियसली मेरे पास बैकअप नहीं होता था, फिर आपको भी शायद वो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ती, या फिर मैं स्विच नहीं कर सकता था, या मैं यहाँ नहीं बैठा होता, जॉब कर रहा होता। एग्जैक्टली। बहुत मजा आया दीपक सर आपसे बात करके। हम पॉडकास्ट के थोड़ा एंड पे आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक स्किल जो अगर आप उसको नेम कर पाओ, जिसको करने से आज एक जो फ्रेशर है जो एक 20-25 साल कमा रहा है, कौन सी एक स्किल जो जेनरिक है जिसको सबको सीखनी चाहिए ग्रो करने के लिए? अगर आप कंपनीज में जॉब कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि एक्सेल एक ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखनी चाहिए। ओके। बिकॉज इट हेल्प्स यू एवरीवेयर, ठीक है। आप चाहे एनी डिपार्टमेंट, यू आर इनटू द सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, HR, एक्सेल का डेटा सब जगह है। तो आई विल से दैट कि एक्सेल पे अगर एक स्किल की बात करो,
प्लस आज के टाइम में चैट जीपीटी आ गया है, करेक्ट, हाँ सो एक्सेल प्लस चैट जीपीटी का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ओके, ठीक है, बिकॉज एआई जो काम आपके पास एआई की नॉलेज है और आपके पास एक्सेल की भी नॉलेज है, तो बूस्टर हो जाएगा, Booster हो जाएगा, बूस्टर डोज हो हाँ। जाएगा आपका एक्सेल के एक्सेल के साथ। तो आपको पता है कि जो काम आपका 2 घंटे में या 10 घंटे में हो रहा था, या कोई फॉर्मूला नहीं पता है, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं पता चल पा रही, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो बोलता हूँ ना, हाँ, कि हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा रोबोट है, फ्री का रोबोट है, इससे Free का काम robot। कैसे कराना है, कैसे कराना है वो समझ लो। वो समझ लो। अब उसके लिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो मैं बोलता हूँ ना, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनो, ये सीखो कि चैट जीपीटी से काम कैसे करवाना कैसे है, करवाया जाए, फिर आएगा मजा। फिर आएगा मजा। आप देखो कि मेरे इतने सारे काम हो गए हैं जो मैं चैट जीपीटी से कराने लग गया हूँ। क्या बात है। मैं बहुत सारी चीज़ चैट जीपीटी से करता हूँ आज के टाइम पे। सोचो, जस्ट इमेजिन आप एक्सेल एक चैट जीपीटी बोल रहे हो, बट चैट जीपीटी इतना जेनरिक है, आपको एडिटिंग में हेल्प कर देगा, आप प्रोजेक्ट मैनेज में कर रहे हो उसमें, डेटा एनालिसिस कर रहे हो उसमें, हर चीज में चैट जीपीटी को लगा दो, हर चीज में और एक्सेल आना चाहिए। चैट जीपीटी अलग भी एआई टूल्स हैं, जैसे कि मैं आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मेरी पूरी पीपीटी तैयार हो जाती है। लोग बोलते हैं तुम पीपीटी कैसे तैयार कर लेते हो, पहले मेरे को पीपीटी तैयार करने में टाइम लगता था, अभी मेरे को पता है कि gamma.ai से है, वो पीपीटी मेरी बना के दे देता है। मेरे को बस मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या है। एक्सेल का एक बहुत अच्छा वो डिस्कवर करके एक ऑप्शन है पावर पॉइंट में, उस पर आप क्लिक करो, पीपीटी इतनी सुंदर बना के देता है, पूछो मत आप। ऑफिस 365 में वो फंक्शन है, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस चैट जीपीटी पे जाओ, सीधा लिखो कि मेरे को सेशन देना है, मेरे को पीपीटी चाहिए, वो आपको पूरे हाईलाइट्स दे देगा, वो कॉपी पेस्ट करके पावर पॉइंट पे डाल दो, पावर पॉइंट पे डालने के बाद सीधा डिस्कवर डाल दो, वो पूरी आपको इमेज के साथ विजुअल्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक्सेल हो, आप चैट जीपीटी तो वैसे ही फ्री है, हाँ, चैट जीपीटी तो ऐसे ही फ्री उसमें आपको कोई जरूरत ही नहीं है। Correct। और एक्सेल वैसे ही आपके पास है, तो और आपको जरूरत ही नहीं है कुछ लेने की। अमेजिंग। अगर आप लोग इस वीडियो को, सर मैं एक चीज हमेशा एक गोल रखता हूँ, अगर 1000 लाइक्स आ गए, आप लोग एआई कमेंट करके दे दो, मैं दीपक सर को वापस से इनवाइट करूंगा और एक एआई का शॉर्ट सेशन लेंगे, लैपटॉप लेके बैठेंगे हम दोनों, और आप एआई के ऊपर कुछ ना कुछ करके बताओगे, जादूगर की एआई पे इतनी चीज कर सकता हूँ मैं, आप मानोगे मेरे इतने सेशंस में, सीए इंस्टीट्यूट्स में और बाकी जगह सेशन देता रहूँ, मैं बोलता हूँ सीखो भैया, जो काम आप 10 घंटे में कर सकते थे वो आपका 1 घंटे में हो रहा है, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट, फ्री में मिल रही है स्किल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब एआई आएगा तो आप सब लोग को एक फ्री सेशन करेंगे हम वापस एक साथ में। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत इनसाइट्स दिए आपने इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली, और स्किल्स के मामले में एआई के ऊपर आपने जो इनसाइट दिया वो मेरे लिए पर्सनली बूस्टिंग था। मैं अभी, क्योंकि जब आप बता रहे थे ना, मैं सोच रहा था मैं कहाँ यूज एआई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे भी एआई यूज कर सकता हूँ, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू माइंड का बढ़ जाता है, एक ब्रॉड माइंडसेट आ जाती है। बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे भी काफी मजा आया, दिल्ली से जो मुंबई चल के आया वो उसका ना पैसा वसूल हो गया है, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।